अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में सारे के सारे फैक्टर्स देख लिए थे जो हमने वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशन में नहीं लेने, याद आ रहा है? अच्छा, फिर हमने एंड में जाके एक्सट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि अगर एग्ज़ाम में आपको वो कैश फ्लो दे दे लिमिटेड पीरियड के और एसेट की लाइफ ज़्यादा हो, तो वो आपसे कह सकता है कि जी कैश फ्लो को 10% बढ़ा दो, 10% कम कर दो। तो जो रेट एग्जामिनर बताया आपने वही लेके चलना है, और अगर कुछ ना बताए तो कांस्टेंट लेके चलना है कैश फ्लो, उसको पक्का। अच्छा जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना सर, और उसके बाद हम अपने पास पेपर्स पे जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या समझाने के लिए? कॉस्ट टू सेल समझाने के लिए, ठीक है? बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों, और इस एग्जांपल में जितनी चीज़ें आ रही हैं वो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। डिस्काउंटिंग भी ग्रोथ रेट से होगी नहीं भाई, ग्रोथ रेट से सिर्फ कैश फ्लोज ग्रो करते हैं, डिस्काउंटिंग के लिए अलग रेट देगा वो, ठीक है? अच्छा, बोर्ड पे देखना दोस्त, सर हमारी एक फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है? इसमें हमारे पास सर मशीन्स हैं, ये मशीन ए है, ये मशीन बी है, ये मशीन सी है, ये मशीन डी है, ये मशीन ई है, और इस तरह की मशीन्स पड़ी हैं कोई अच्छी खासी, ठीक है? हमने सोचा कि इसमें से ये मशीन जो है ना, या से ये मशीन, ये हम बेच देते हैं, ये हम डिस्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं? ये हम डिस्पोज कर देते हैं। सर ज़रा अच्छी सी फैक्ट्री बना दें, मशीनें रखते हैं इसमें 4, ठीक है? हमने सोचा कि हम अपनी ये वाली मशीन ना डिस्पोज कर देते हैं, ये लास्ट वाली, ठीक है? ये मशीन हम क्या कर देते हैं? डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है? इस मशीन पे काम करते हैं 3 लोग, ये 3 लोग काम करते हैं। इसका नाम है जी मिस्टर ए, इसका नाम है मिस्टर बी, इसका नाम है मिस्टर सी, ठीक है? ये हमारी एक मशीन है जिसपे 3 ऑपरेटर काम करते हैं, चलाते हैं इसको 3 ऑपरेटर। अच्छा जी, मशीन हमने सोचा हम बेच देते हैं। अच्छा, मशीन बेचने के लिए हमें इसको लेके जाना पड़ेगा मार्केट, ये मार्केट है, ठीक है जी? तो यहाँ से उठा के इसको मार्केट तक ले जाने पे खर्चा आएगा किस चीज़ का? ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा जी, जब आप ये मशीन बेच दोगे प्यारे भाई, तो जो 3 ऑपरेटर ये क्या करेंगे? एक को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो हम इसको पे करेंगे रिडंडेंसी कॉस्ट। ये क्या होती है जी? आपने सुना ना गोल्डन हैंडशेक, कि पैसे दो भगा दो, ऐसा है ना? तो जितनी भी आप लेटेस्ट ये नई नई ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं ना, ये पहले यूनियनाइज थी, जैसे अबीब बैंक है, जैसे यूबीएल है, जैसे बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, यहाँ पर काम करते थे यूनियन के एम्प्लॉयज़। अच्छा, यूनियन कहाँ से आ गई इसमें? भुट्टो साहब ने जो बड़े अच्छे भी काम किए ना, तो एक बड़ा बुरा काम भी किया। भुट्टो साहब ने किया ये कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मुल्क की थी ना, उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑर्गेनाइजेशंस ख़रीद ली। हबीब बैंक ख़रीद लिया, पाकिस्तान की सारी शुगर मिल्स ख़रीद ली, जो राइस हस्किंग मिल्स थी वो सारी ख़रीद ली। क्यों? उन्होंने कहा भाई ये सारे कमाने वाले इदारे, गवर्नमेंट इससे कमाएगी, और जो ओनर्स से उनको दे दिए पैसे, और फिर वहाँ भर्ती कर दिए सारे एम्प्लॉयज़, ठीक है जी? कोई इंटीरियर से ले आया, कोई कराची का बंदा भर्ती कर दिया, एक कोटा सिस्टम डाल दिया, वो सारे निकम्मे नाकारा निखट्टू लोग जो है ना वो इदारों में भर दिए, और इदारों की जो है ना वो सारी चीज़ें एक कर दी। कुछ टाइम बाद जो है वो आगे गवर्नमेंट आई, उनको अंदाज़ा हुआ कि यार ये पीछे क्या फजूल डिसीजन लिया गया, तो उन्होंने कहा अब लोगों को निकालना है। अब लोगों को निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि कानूनी तौर पर किसी बंदे को इस तरह निकालना बगैर रीज़न के अलाउड नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया? सबको दिए मोटे पैसे, 25 लाख लो, 50 लाख लो, 1 करोड़ लो, और हराम खोर घर जाके बैठ जा, ठीक है जी? तो ये एक हम क्या कर रहे हैं? ये ले भाई 50,000 रुपये, और अल्लाह के वास्ते आइंदा शक्ल नहीं दिखाई। उससे कहा इस 50,000 का क्या करूं? हमने कहा जेब में रख, खाता पीता रहे जब तक तेरे को दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? बी को हमने क्या किया? हमने कहा बी तुम कंपनी के एक लॉयल एम्प्लॉई हो, तुम्हारी ज़रूरत कराची में नहीं है, तुम चले जाओ लाहौर। उसने कहा सर लाहौर कहाँ जाओ? हमने कहा हमारी दूसरी फैक्ट्री है, हम तुम्हें कर देते रीलोकेट, ठीक है जी? क्या कर देते? और हमने इसको 25,000 रुपये दिए कि बीवी बच्चे और सामान उठा
और लाहौर चला जा, ठीक है, वहाँ हमारी फैक्ट्री में आपको काम मिल जाएगा। सी को हमने कहा हमने यार तुम सबसे काम के बंदे हो, तुम्हें हम देते हैं पैसे, तुम इस मशीन से हट के से इस मशीन पे आ जाओ, हाँ इस मशीन पे आ जाओ, से इस वाली मशीन पे आ जाओ, ठीक है जी, तुम यहाँ काम करो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं किस चीज़ के, रीट्रेनिंग करने के, तुम्हें रीट्रेन कर दें। वो वाली मशीन बिजली से चलती है, ये वाली पेट्रोल से चलती थी, तो दोनों के चलाने के तरीके में फ़र्क है, तो तुम्हें हम क्या कर देते, रीट्रेन कर देते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रीट्रेनिंग पे हमारा खर्चा अंदाज़ा है कि 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। अब बताएं 3 एम्प्लॉयज़ का आपने किया क्या, एक को निकाल दिया, पैसे उसको भी दिए, एक को लाहौर भेज दिया, पैसे उसके लिए भी दिए, और एक को रीट्रेन किया, पैसे उसके लिए भी दिए। मशीनें कितनी निकाल दी आपने, उसकी वजह से कितने बंदे आपने एडजस्ट किए, 3। अच्छा मशीन कहाँ भेज रहे हैं आप, मार्केट भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे सर आपका जो है वो 24,000 रुपये का खर्चा आ रहा, ठीक है जी। जब आप मशीन लेके पहुंचते हैं मार्केट में, तो मार्केट में आपको मिलते हैं 2 लोग, ये दोनों हैं ब्रोकर्स, ये दोनों क्या हैं, ब्रोकर्स। इसमें है एक सलीम और दूसरा है नदीम। अच्छा चलो जी, सलीम को आप जानते नहीं थे, सलीम को आपने कहा ये एसिड बिकवाना है, सलीम ने कहा ठीक है हम बिकवा के दे देंगे आपको सर, कोई टेंशन नहीं है, अभी आपको कस्टमर ढूंढ के दे रहे थे, लेकिन जितने का बेचोगे मुझे उसमें से कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको। हमने कहा सलीम कितने पैसे लोगे, सलीम ने कहा हम आपसे लेंगे 10,000 रुपये, मशीन बिकवा देंगे। इतने में कौन नजर आया, नदीम। हमने नदीम को लानत दी, हमने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो, नदीम हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है। हमने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो, उसने कहा सर मुझे पता चला कि आप मशीन बेचने वाले, मैं आ गया, मैंने कहा अपनी कंपनी की मशीन यार बिकवा के दे देते हैं, लेकिन सर याद रखिएगा सैलरी से ऊपर पैसे लूँगा मैं 2,000 रुपये। अब सलीम और नदीम दोनों में फ़र्क क्या है, एक एक्सटर्नल ब्रोकर है, दूसरा आपकी अपनी कंपनी का एम्प्लॉई है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉई ने आपसे कहा कि मैं 2,000 रुपये क्या लूँगा, मैं सैलरी में काम नहीं करूँगा, ये जो सैलरी दे रहे हो उसमें मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं ये काम भी करके दूँ, ये एक्स्ट्रा काम है, इसके कितने पैसे लूँगा। और सलीम ये तो एक्सटर्नल बंदा है, और नदीम कौन है, इंटरनल बंदा है, लेकिन पैसे किस चीज़ के मांग रहा है, बेचने के एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, सैलरी से ऊपर, ऐसा। अब गौर तो सुनना, अब इतने में आपको एक बंदा नज़र आया, ये था, इसका क्या नाम रखें, कचरा सेठ, बहुत अच्छा नाम बच्चे ने बताया, ये जी कचरा सेठ, ये वो बंदा जो आपसे मशीन खरीद रहा है। हम कचरा सेठ के पास गए, हमने कहा कचरा सेठ ये मशीन लेकर आए, ये आपको बेचने लेकर आए। अच्छा ये सलीम और नदीम लेके गए इसके पास, इन्होंने कहा सर ये मशीन ख़रीदनी है तो बताएं। कचरा सेठ ने कहा बिल्कुल हम ख़रीदेंगे। कचरा सेठ ने कहा लेकिन यार आपको पता ख़रीदने पे एक लंबा चौड़ा खर्चा आता है। हमने कहा क्या, उसने कहा सर पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस मशीन को बेचते वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र करने एक बंदे से दूसरे तक, तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। नदीम और सलीम ने कहा कचरा सेठ आप डॉक्यूमेंट बनवाने पे कितना खर्चा आएगा। कचरा सेठ ने कहा 2,000। गौर तो सुनना, ये पूरी एग्जाम्पल, इसके अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं ये बाद में एग्जाम में अलग अलग नामों से आ रही होती हैं और बंदा वहाँ कन्फ्यूज़ होता है। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये एक कहानी में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऐसा कचरा सेठ ने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे कितने में, 2,000 रुपये में। हमने कहा 2,000 कौन पे करेगा। कचरा सेठ ने कहा आप लोग। आप लोग का मतलब है कंपनी। अच्छा कंपनी ने कहा डॉक्यूमेंट्स बनवा कौन रहा है। कचरा सेठ पैसे किससे ले रहा है। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट में कोई हेर फेर करे। तो हम चले गए एक लॉयर के पास। हमने कहा लॉयर भाई हम ये चीज़ें बेच रहे हैं, आप देखें ये कचरा सेठ ने हमें डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, ये सही है पूरे ही है। लीगल एडवाइज़र ने कहा मैं 4,000 रुपये लूँगा और आपको ये बताऊँगा कि 2,000 वाले कागज़ सही है या नहीं है। हमने कहा ठीक है कोई टेंशन नहीं है। इतने में लीगल चार्जेस उसने लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्यूमेंट हम लेके गए और हमने उसको रजिस्टर करा दिया गवर्नमेंट के पास कि जी हमने ये चीज़ बेच दी है किसको, कचरा सेठ को। तो पुलिस वालों ने कहा 5,000 रुपये हम लेंगे इसको रजिस्टर करने के। अब बताएं कितने खर्चे हो चुके हैं, आप लाइन से देखें खर्चे कितने हो चुके हैं। अच्छा अब और सुनना, अब ये सारे काम करने के बाद जब मैं घर आऊँगा वापस तो मुझे लग रहा है कि यार मार्केट में एक शोर हो जाएगा कि इनके पास 4 मशीनें थी अब 3 रह गई, इनके पास 4 मशीनें थी अब 3 रह गई, इनका कारोबार तो गया, बंद हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हमें इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। तो हम करेंगे मार्केटिंग, ठीक है जी, कि अब एक फजूल मशीन से निजात हासिल करने के बाद कंपनी एक नए अज़म से आगे बढ़ने की तवक्को, ऐसा कोई डाल देंगे डायलॉग।
पहले हमारे पास 4 मशीनें थी, एक फजूल थी, वो खर्चा खा जाती थी, बेकार थी, फजूल थी, हमने बेच दी और अब हमारे पास 3 मशीनें, खुला खुला काम हो रहा है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये मार्केटिंग का खर्चा है हमारे पास 10,000 रुपये, ठीक है जी। और हम डाल देंगे सर किसी न किसी अच्छे पेज के ऊपर कोई 50-60 जो है ना वो लोगों को हिसाब किताब दे के, जो कंटेंट राइटर होते हैं कि आप हमारे बारे में लिखें जी, खर्चा कितना आएगा। इस मार्केटिंग की कॉस्ट को हम कह सकते हैं कि ये इमेज रिस्टोरेशन कॉस्ट है या इमेज मैनेजमेंट कॉस्ट है। ऐसा इमेज किस चीज़ की मैनेज कर रहा हूँ, कंपनी की। अब आपके सामने ना बहुत सारे खर्चे आ गए जी। अब हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कहता है जो कॉस्ट टू सेल है, किसी भी एसेट को बेचने पे जो खर्चा है, कौन सा कॉस्ट टू सेल, वो होना चाहिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल दी एसेट। उर्दू ज़ुबान में आपसे कहूँ ज़रूरी खर्चा। कौन सा खर्चा, ज़रूरी खर्चा, ज़रूरी खर्चा किसके लिए, एसेट बेचने के लिए, एसेट सेल करने के लिए। मेरा सवाल है, क्या मैंने कहा जी एसेट बेचने की वजह से जो खर्चा आ रहा है वो, नहीं, मैंने क्या कहा, एसेट बेचने के लिए जो खर्चा है वो। अब मुझे एक बात बता, गौर सुनना, ये एसेट जब आपने फारिग किया, ये वाला एसेट, तो आपने एक बंदे को निकाल दिया, लेकिन उसको आपने रिडंडेंसी कॉस्ट पे की। क्या ये एसेट बेचने के लिए किया गया है या बेचने की वजह से हो रहा है? ये बेचने की वजह से हो रहा है, वो हमें नहीं चाहिए भाई, वो खर्चा नहीं चाहिए, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर, आपके घर में गाय खड़ी है, आपके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है जी। आपने कसाई बुलवाया, आपने कहा ये गाय काटनी है, उसने कहा मैं 5,000 रुपये लूँगा, आपने कहा काट दो। आपने गाय कटवा दी, कितने पैसे लिए? आपने पीछे देखा बच्चा बीमार पड़ गया, उसको दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास ले गया, वहाँ 10,000 का खर्चा हो गया। अब बताएं गाय काटने के लिए कितना खर्चा हुआ और गाय काटने की वजह से कितना खर्चा हुआ? 15,000। तो हमने वजह से नहीं लेना खर्चा, हमने क्या लेना है? गाय काटने के लिए जो खर्चा हो रहा है। अब बताओ एसेट बेचने के लिए जो खर्चा हो रहा है, जो बेचने के लिए पैसे दे रहे हैं हम, क्या उसमें ये रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी? नहीं सर। क्यों भाई? एसेट बेचने के लिए खर्चा थोड़ी करना है, ये तो बेचने की वजह से एक बंदा फारिग हुआ, हमने उसको दिए, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जब हम एसेट बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए खर्चा किया हमने। नहीं, ये एसेट के लिए कॉस्ट टू सेल नहीं है। हाँ, एक साइड इफेक्ट हो सकता है एसेट का कि आपको एक एम्प्लॉय को निकालना पड़ रहा है और उसको आपने पैसे देने, तो ये कॉस्ट टू सेल। अच्छा, रीलोकेशन कॉस्ट, सर ये भी नहीं है। क्यों? ये खर्चा क्या आप एसेट को बेचने के लिए कर रहे हो? नहीं सर, एसेट बेच देंगे, जगह खाली हो जाएगी, ये बंदा फारिग हो जाएगा, उसकी वजह से खर्चा हो सकता है, वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। रीट्रेनिंग कॉस्ट, नहीं सर। क्यों भाई? एसेट बेचने के लिए थोड़ी है, आपकी मर्जी, आप इसको रीट्रेन करो, नहीं करना निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या इस खर्चे के बगैर एसेट बिकता नहीं सर, बिक जाएगा। इन तीनों खर्चों के बगैर एसेट बिक जाएगा सर, बिक जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो ये तीनों कॉस्ट टू सेल। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यस सर, ये कॉस्ट टू सेल है। क्यों सर? ये बेचने के लिए किया जा रहा है खर्चा, क्योंकि आप एसेट को लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, क्योंकि बेचने के लिए कर रहे हो, तो ये हमारे पास कॉस्ट टू सेल में आएगा। ऐसा। अब आओ जी ब्रोकरेज का खर्चा। ये सलीम और नदीम को जो पैसे दे रहे हो, ये एसेट बेचने के लिए दे रहे हो। हाँ सर, ये काम करेंगे तो एसेट बिकेगा ना, ये जाएंगे बंदे ढूंढेंगे तो एसेट बिकेगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? कॉस्ट टू सेल में आएगा। अब तक बताओ हमारे पास कॉस्ट टू सेल में कितनी चीज़ें आ गई? 3 चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन, जो ज़रूरी खर्चा है, एसेट बेचने के लिए ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट करो, एसेट बेचने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रोकर अपॉइंट करो, ठीक है जी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो जी। अब देखो, मे बी ऐसी मार्केट है जिसमें 2 ब्रोकर आपको हायर करने पड़े, ठीक है जी, तो आप दोनों के खर्चे लेंगे। अब एक हाँ एग्जाम में वो तो मैं ये कहे ना कि एक हायर करना ज़रूरी था, दूसरा हायर करना ज़रूरी था, दूसरे का खर्चा ना लेना, लेकिन इतना टेक्निकल एस्पेक्ट में वो नहीं जाएगा। हाँ, मैंने ये 2 चीज़ें क्यों लिखी पता है? कभी एग्जाम में वो कहेगा ब्रोकर एक्सटर्नल है, कभी वो कहेगा ब्रोकर इंटरनल है। आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। वो इंटरनल ब्रोकर दे तब भी खर्चा लेना है, वो कहे कि ब्रोकर एक्सटर्नल है तब भी आपने खर्चा लेना है, तो मैंने इसलिए 2 लिख दिए, ठीक है जी। अच्छा, अब कचरा सेठ ने जो ये डॉक्यूमेंट, लीगल चार्जेस और ये सब कुछ बनाने को कहा, ये बेचने की वजह से आ रहा है। हाँ सर, ये भी बेचने की वजह से आ रहा है, ठीक है जी, ये बेचने के लिए ज़रूरी है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, बेचने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? ट्रांसपोर्टेशन सर, ब्रोकरेज और
लीगल कॉस्ट, ऐसा। अच्छा आप सुनो, ये जो इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट है ये बेचने के लिए ज़रूरी है? नहीं सर, ये बेचने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसने कहा बेचने के लिए ज़रूरी है? ठीक है जी, इसको ये खर्चा आप ना भी करो तो एसेट बिक जाएगा। ये तो आप अपनी गंद साफ करने के लिए लोगों को बता रहे हो कि जी मैं गिरा नहीं हूँ, ऐसा। अब बताएं जी, ये एसेट जब निकल जाएगा तो कंपनी में कितने एसेट रह जाएंगे? जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी। तीनों एसेट एक कोने पे हो, एक कोने पे जगह खाली हो, अच्छा लगेगा? तो हमने सोचा इन तीनों मशीनों को थोड़ा थोड़ा खिसका देते हैं। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं जनाब हम मशीनों को रीअरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रीअरेंजमेंट कॉस्ट जो आएगी से ये आएगी जनाब कोई 10,000 रुपये। ये रीअरेंजमेंट कॉस्ट क्या कॉस्ट टू सेल है? नहीं सर, ये बेचने के लिए थोड़ी हो रहा है। हाँ, बेचने की वजह से हो रहा है। ठीक है जी, ये बेचने की कॉस्ट। अब बताओ, मैंने आपको इतनी सारी कॉस्ट बताई, बताओ कॉस्ट टू सेल में मेजरली 3 चीज़ें आ रही हैं, कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बस, ऐसा। अच्छा, अब मैं आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात किसी एसेट को बेचने के लिए अखबार में नोटिस देना लाजमी है, तो वो भी कॉस्ट टू सेल में ही आएगा। क्यों? एसेट को बेचने के लिए खर्चा ज़रूरी है। अब आपने जहन में क्या रखना है, एसेट बेचने के लिए मार्केट जाना ज़रूरी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़रूरी हो गई। ब्रोकर आपके कस्टमर ढूंढेगा, इसके लिए कॉस्ट ज़रूरी है? हाँ सर ज़रूरी है। सर जब एसेट बिक रहा होगा तो डॉक्यूमेंटेशन और लीगल चार्जेस पे करना ज़रूरी है? हाँ सर ज़रूरी है। इसके अलावा अब एसेट बिक गया, उस बिकने की के बाद जो सारे खर्चे आ रहे हैं कि ये 3 बंदे जो है ना ये रुल जाएंगे बेचारे, इनके रुलने और फिर इनको संभालने और पैम्पर पहनाने का खर्चा, ये कॉस्ट टू सेल नहीं है। ठीक है जी, फिर आगे हमने जो अपने दुखड़े रोने ख़ानदान में कि जी हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, नहीं ऐसा नहीं है, हम अभी भी खड़े हैं, ये खर्चा इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट, ये भी कॉस्ट टू सेल नहीं है। और सर जब घर में एक चारपाई निकल गई तो तीनों की जगह चेंज करने के बाद जो तीनों की जगह चेंज करने में जो मजदूरी लग रही है, ये खर्चा, ये भी हमारे पास कॉस्ट टू सेल, ये याद रहेगा। अब ये पूरा कॉपी करो, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, शाबाश। अभी मैं ऐसे लिख देता ना लाइन से तो तुम्हें समझ नहीं आती। ठीक है, कौन सा बेटा? इमेज मैनेजमेंट कॉस्ट। तो फिर हमारी कॉस्ट ही नहीं है ना। हाँ, मतलब बाज़ औक़ात जैसे आप कराची में कोई घर ख़रीदने जाएं या बेचने जाएं, ख़रीदने वाले को भी ब्रोकरेज पे करना पड़ती है, बेचने वाले को भी पे करना पड़ती है। चूँकि हमारे पास एसेट है, हम बेचने जा रहे हैं तो सिर्फ हम बेचने वाले का ही कमीशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर किसी मुल्क में ये लॉ है कि जी सिर्फ ख़रीदने वाला कमीशन पे करता है तो फिर हमारा कॉस्ट टू सेल है ही नहीं, कुछ ख़त्म। कौन से वाली? हाँ हाँ, ये मैंने लिखे, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, बड़े आगे हम। अच्छा, अब आपने ये जहन में रखना है। ठीक है, आपके सामने से मैंने पिक्चर हटा दी है। अब आपको मैं दे रहा हूँ एक छोटा सा सवाल। चलो जी, कुछ चीज़ें और भी सुन लो, कुछ चीज़ें और भी सुन लो। ठीक है जी, प्यारे भाई बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो और बोर्ड पे देखो। एक और चीज़, एक बात बताऊं, मेरे पास एक एसेट है, एसेट ए, टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, एक एसेट है एसेट बी। नहीं तो मैं लिस्ट भी करवा सकता हूं, एक लिस्ट बता दूं ये चीज़ रखनी, ये चीज़ नहीं रखनी, लेकिन लॉजिकली सुन लो ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहें। 2 एसेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है जी, सर इसकी कैरिंग अमाउंट है 150 रुपये और इसकी कैरिंग अमाउंट है से 125 रुपये। कैरिंग अमाउंट का मतलब कितने रुपए का हमारी बुक्स में आ रहा है? सर मैंने डिस्पोजल प्रोसीड्स डिस्पोजल वैल्यू, अगर मैं इसको बेचने जाऊँ ना तो ये 200 का बिकेगा और से मिसाल के तौर पर ये 108 रुपये का बिकेगा।
मुझे बताओ, जब आप इसको बेचने जाओगे 150 वाली चीज़ को 200 में, तो 50 का क्या होगा? गेन हो जाएगा, ऐसा गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। और यहाँ पे 125 वाली चीज़ जब 108 की बेचने जाओगे तो कितना होगा? 17 रुपये का लॉस और 50 रुपये का गेन। अच्छा, जब आपको लॉस होगा ना, तो आप FBR को फ़ोन करना। FBR क्या है? जो हमारा टैक्स अथॉरिटी है, उसको कहना यार मुझे लॉस हुआ है, और तुमने मुझे कहा था कि जो कमाएंगे बांटेंगे आपस में, जो कमाओगे 30% दोगे, तो लॉस हो गया है, अब तुम दो 30%। तो FBR के अपने उल्टे हाथ में, उल्टे जेब में हाथ डाल के तुम्हें पैसा दे देगा? नहीं, क्या कहेगा? चलो जाओ भागो यहाँ से। नहीं है, हम सिर्फ क्या है, प्रॉफिट में इससे जा रहे हैं, लॉस वॉस में। तो इस पर कोई टैक्स पे करोगे? लॉस पे कोई टैक्स पे करेंगे? इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, नो इनकम टैक्स। गेन पे इनकम टैक्स पे करोगे? हाँ सर, जैसे हमने कहा गेन, FBR ने कहा अस्सलाम वालेकुम, और बाकी हाल अहवाल ये है कि भैया 30% टैक्स है, तो 15 रुपये का आप टैक्स दे दें, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, एसेट दोनों आपने बेचे, दोनों बेचे, टैक्स बेचने पे लग रहा है या गेन पे लग रहा है? बेचने पे तो नहीं लग रहा ना, बेचने की एक्टिविटी पे तो नहीं लग रहा ना, किस पे लग रहा है? अगर गेन होगा तो देना है, नहीं हो तो बेचा। तो दोनों केसेस में अगर टैक्स एक्टिविटी पे होता कि बेचने पे टैक्स है कि जितने का आपने बेचा उसका 5% टैक्स, तो मैं कहता जी दोनों पे टैक्स देना है, और ये बेचने की वजह से टैक्स दिया हमने। क्या यहाँ हमने बेचने की वजह से टैक्स दिया है? नहीं सर, यहाँ आपने किस पे टैक्स दिया है? तो इसका मतलब है सर, जब आप एसेट को बेचने जाओगे तो आपको अगर गेन हुआ तो इनकम टैक्स देना है, और गेन नहीं हुआ तो इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो ये कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसेट को बेचने का टैक्स नहीं है, एसेट पे बिकते वक्त अगर गेन आ गया तो टैक्स है। अच्छा, अब व्हाट इफ के एक CVT होता, CVT इस कैपिटल वैल्यू टैक्स। कौन सा टैक्स? अब अगर ये रूल होता पाकिस्तान में कि जितने एसेट बिकेंगे उसकी जो वैल्यू है उसका 1% टैक्स, तो हम कहते हैं यार जो भी एसेट बेचो, चाहे उस पर गेन हो चाहे लॉस हो, हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो मुझे बताओ, CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, अंधे ये देख ले, यहाँ लिख देते कैपिटल वैल्यू टैक्स। आप यकीन करो 5 दिन बाद यही PDF उस पर घूम रहा होगा ग्रुप पे, और यूं होगा, ये क्या है? ये क्या है भैया? कैपिटल वैल्यू टैक्स किस पे लगता है? एसेट की वैल्यू पे लगता है। एसेट की वैल्यू पे टैक्स है जी 2% का। मिसाल दे रहा हूं, क्या ये आपका कॉस्ट टू सेल में आना चाहिए? हाँ, क्यों? एसेट बेचने की वजह से आपने टैक्स पे करना है। क्या इनकम टैक्स आना चाहिए? नहीं सर, ये एसेट के बेचने पे टैक्स नहीं है, एसेट के बेचने पे अगर गेन हुआ तो टैक्स है। तो इसका मतलब है कॉस्ट टू सेल में एक और चीज़ भी ऐड कर लो, इनकम टैक्स नहीं आएगा, लेकिन क्या मैं वैल्यू इन यूज़ की बात कर रहा हूँ या कॉस्ट टू सेल की बात कर रहा हूँ? ये कॉस्ट टू सेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये वैल्यू इन यूज़ में भी आएगा। वैल्यू इन यूज़ में कौन सा टैक्स इग्नोर करना है? इनकम टैक्स। लेकिन अगर उसमें लिखा होगा जी एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड पे एसेट बेचेंगे तो आपको कैपिटल वैल्यू टैक्स देना पड़ेगा, तो सर फिर हम कॉस्ट टू सेल में भी इसको। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट टू सेल में एसेट को बेचते कब हो? सॉरी, उसमें वैल्यू न्यूज़ में एसेट को बेचते कब हो? एंड में आगे। तो एंड में बेचते वक्त जो खर्चे होंगे वो भी यही होंगे ना। इफेक्टिवली कॉस्ट टू सेल आपके पास दो जगह आ रहा होता है। एक आ रहा होता है आज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, और एक और दफा भी आ रहा होता है कहां पर? वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करते हुए कहां पर? एंड पे। तो जो रूल्स यहां के लिए हैं वही रूल्स जो है वो एसेट के डिस्पोजल के टाइम पे भी आपने अप्लाई करने। अब बताओ, कॉस्ट टू सेल दो जगह कंसिडर होता है, किस जगह? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, यानी आज। और अगर एसेट को वैल्यू न्यूज़ आप निकाल रहे हो तो हमने क्या पढ़ा था कि एसेट की वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करते हुए हम अज्यूम करेंगे कि एंड पे आके हम इसको क्या कर देंगे, तो जब बेचोगे तो भी तुम्हें सारी चीज़ें पे करनी है। तो एंड पे भी आपने जो कॉस्ट टू सेल के रूल्स बनाए वही आपने लेने हैं, ऐसा। यानी अगर आप वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो एसेट को बेचोगे कब? एंड पे बेचोगे। और एंड के बेचने के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई तो उसको लोगे? हाँ सर। सर इनकम टैक्स आएगा तो लोगे? नहीं सर। सर कैपिटल वैल्यू टैक्स आएगा तो लोगे? सर ट्रांसपोर्टेशन आएगी तो लोगे? सर ब्रोकरेज आएगी तो लोगे? सर लीगल चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आएगा तो लोगे? इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट लोगे? नहीं। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, कॉस्ट टू सेल को 2 पॉइंट्स पे आपने कंसिडर करना है। आज भी कंसिडर करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए, और आपने वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करते हुए यूजफुल लाइफ के एंड पे जो एसेट को बेचना है तब भी इसको कंसिडर करना है, ऐसा। अब मैं आपसे
आपको कहूँगा कि ये कॉपी कर लें, ठीक है जी। मेरे बच्चे, इनकम टैक्स किस पे होता है? इनकम पे या एक्टिविटी पे होता है? एसेट को जब भी बेचोगे इनकम टैक्स दोगे? नहीं ना, क्यों? गेन पे देंगे। तो इसका मतलब एसेट के बेचने पे टैक्स नहीं है, बल्कि किस पे टैक्स है? तो हम वो खर्चे ले रहे हैं जो एसेट को बेचने के लिए ज़रूरी है, तो इनकम टैक्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम पे टैक्स है, ये एसेट के बेचने की एक्टिविटी पे टैक्स नहीं है। अच्छा, अगर ये सीबीटी होता तो सीबीटी का मतलब है बेचने पे टैक्स, कि जब भी बेचोगे 1% ऑफ द प्राइस आप पे करोगे, 1% ऑफ दी वैल्यू आप पे करोगे। तो फिर मैं कहूँगा यार इसका मतलब ये है कि ये ऐसा टैक्स है जो गेन हो या ना हो, एसेट को बेचने पे आपको देना ही देना, ठीक है ना? बड़े आगे। अच्छा, प्रॉफिट में देना पड़ेगा ना, तो वो प्रॉफिट पे लग रहा है ना। मैं उर्दू ज़ुबान में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या आपको एफबीआर ने कहा है कि जब भी एसेट बेचो मुझे टैक्स दो? नहीं, उससे कहा गेन पे टैक्स देना है। तो ये एक्टिविटी पे तो नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं जी वो सारे खर्चे जो किस पे हो रहे हो? बेचने की। अब एक बंदा कहे जी एसेट बेचा तो आपने इन 3 को फारिग किया ना, तो नहीं बेचते तो फारिग नहीं करते। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं? क्या एसेट को बेचने के लिए ये खर्चे ज़रूरी हैं? नहीं सर। हाँ, एसेट को बेचने की वजह से ये खर्चे आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है ऐसा। अब आओ ज़रा बोर्ड पे एक छोटी सी चीज़ और। जी बिल्कुल, अच्छे तरीके से जानता हूँ बेटा, हमारे बड़े यार, ठीक है। आगे बढ़ो ज़रा दोस्त, एक छोटी सी चीज़ और बोर्ड पे देखना। एक बात बताओ प्यारे भाई, सुनो, ये मैं हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ पे एक एग्जांपल दूंगा, चीज़ आपको याद रहता है, ठीक है। और ये आप हैं, और ये हमारी एक जूतों की दुकान है। यहाँ मैं जूते बेचता हूँ रात में बेचे हैं दिन में बेचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुकान ही गायब कर दी सर आप। चलो जी, आप आते हैं मेरे पास, आप कहते हैं मुझे एक जूता चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, जूता आपको मिल जाएगा जी। मैंने आपको जूता दिखाया, दो जूते, इसमें तो आप पूरे घुस जाओ यार। अच्छा खैर चलो, ये मैंने आपको एक पेड़ दिखाया, आपने कहा सर ये कितने का है? मैंने कहा जी आपकी खातिर 1500। अभी तक तो जूता था बेटा, आपको कुछ भी नज़र आ रहा है तो आप अज्यूम कर लें 1500 में आपको मिल रही है, ठीक है ना? 1500। आपने कहा ठीक है सर मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये है कि सर मैं इस वक्त हूँ सीए फाइनल में, और मुझे लग रहा है कि मैं आज से ठीक इंशाल्लाह 2 साल बाद या 1 साल बाद, 12 महीने बाद सर आप सोचें 12 मंथ्स के बाद मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा। क्वालिफाई हो जाऊँगा तो सर मैं सीधा जाऊँगा दुबई, और दुबई जाऊँगा तो मुझे 15 लाख रुपए की पहली सैलरी मिलेगी। मैंने कहा अच्छा तो मैं क्या करूँ? तो आपने कहा मुझे उधार पे दे दे। और मैंने कहा अच्छा तूने पूरी कहानी इसलिए सुनाई कि तुझे उधार पे दे दूँ? मैंने कहा जी उधार पे दे दे। मैंने कहा ठीक है, फिर ये पैसे हो जाएंगे 1800। तो बंदे ने कहा कि सर 1500 और 1800 क्यों? मैंने कहा देखो आज खरीदोगे तो 1500, देर से दोगे तो 1800। तो बंदे ने कहा ये क्यों? मैंने कहा इसमें 300 रुपये का सूद लग गया, 300 रुपये का। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे पूछूं इस चीज़ की असल सेल्स प्राइस 1500 है या 1800 है? 1500। 1800 में क्या शामिल है? इंटरेस्ट शामिल है। ऐसा है। केस 2, आप आते, आप मुझे कीमत बताने से पहले ही आपने जो है ना वो रोना शुरू कर दिया कि सर मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं 1 साल बाद दे पाऊंगा। सर आप सोचें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आऊँगा, मेरे पैर में आपका जूता हो, ठीक है जी, तो आपको कैसा लगेगा कि यार आपका ब्रांड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पहन रहा है। मैंने कहा चाह क्या रहे हो? उसने कहा सर मैं 1 साल बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा कितने? उसने कहा आप बताएं। मैंने कहा 1 साल बाद अगर पैसे दोगे 1800। आपने मुझसे अभी की कीमत पूछी ही नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट कीमत कौन सी बताई? तो स्टैंडर्ड कहता है भैया वो सारी अमाउंट जो 1 साल यानी 12 महीने या उससे बियॉन्ड, 12 महीने या उससे बियॉन्ड पे की जाए, हम उसमें अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल है। अब इससे इंटरेस्ट हटाएं कैसे? इसकी डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे जी? 1800 रुपये लेंगे हम, और इसको एक सर्टन रेट से क्या कर देंगे? अज्यूम करोगे 20% का रेट है हमारे पास, करो ज़रा क्या आ रहा है? यह आ गया जी 1500। ऐसा। अब गौर से सुनो, अगर आपको एसेट बेचने जा रहे हो और आपने ब्रोकर को कहा एसेट बिकवा दो,
ब्रोकर ने कहा मैं बिकवा देता हूं, मैंने कहा लेकिन ब्रोकरेज 1 साल बाद दूंगा, ब्रोकरेज 1 साल। अब इसका मतलब है ब्रोकर को आप 1500 नहीं देंगे बल्कि, लेकिन ब्रोकरेज की असल वैल्यू तो 1500 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कॉस्ट टू सेल 12 महीने या उससे आगे पे हो रही है तो हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर कोई कॉस्ट टू सेल, कोई भी कॉस्ट टू सेल कब पे हो रही है, 12 महीने या उससे भी बियॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ऐसा प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट दिया हुआ होगा, हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ होगा। तो मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कहे जी कि हम एक एसेट बेचने जा रहे हैं लेकिन ब्रोकरेज 1 साल बाद देनी है, तो आपने क्या करना है, ब्रोकरेज की, अच्छा ब्रोकरेज 1800 पे करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने, तो ब्रोकरेज कितनी बन रही है। अब बताओ ब्रोकरेज में 1500 डालूं या 1800 डालूं, तो आपने क्या चीज मिस कर दी इसमें से, इंटरेस्ट मिस कर दी। हम ऐसे इंटरेस्ट को कहते हैं जनाब इंटरेस्ट, ना सबर कर जाओ बेटा, इंटरेस्ट एम्बेडेड इन कॉस्ट टू सेल, ठीक है जी, विल बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट दैट इज पेएबल इन 12 months और बियॉन्ड, ऐसा, या पेएबल नॉट बिफोर 12 months। जो अमाउंट आपने 12 महीने से पहले पे नहीं करनी, यानी 12 महीने उससे बाद पे करनी है, आपने उसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। निकालने से क्या होगा, अमाउंट बड़ी हो जाएगी छोटी हो जाएगी, छोटी होकर क्या निकल जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट निकल जाएगा, ऐसा है। ये कॉपी कर। अब बताओ किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऐसी कॉस्ट टू सेल जो कि कब पे होनी है, 12 महीने से बाद। शाबाश, जल्दी करें। फिर तो आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी ही नहीं ना, फिर तो वही ले लेनी। अब मसला ये है कि स्टैंड कहता है इंटरेस्ट एलिमिनेट करना है तो वो मटीरियल अमाउंट होनी चाहिए, और मटीरियल अमाउंट कब होगी। अब एक बंदा कहे आप 11 महीने कर दें सर, 10 महीने कर दें, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो स्टैंडर्ड लिमिट रख दी है कितनी, 12 महीने। 12 महीनों से आगे को पेमेंट है, 12 महीने या उससे आगे पेमेंट है, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। आपने मेरे प्यारे बच्चों, अगर कॉस्ट टू सेल 12 महीनों के आगे पे हो रहा है, 12 महीनों बाद, या यानी 12 महीने पे भी अगर पे हो रहा है ना, 12 months के एंड में या उससे आगे, तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 2 साल की 1/2 ले लेना, आप यहाँ इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। यानी उसने कहा क़यामत के दिन पे कर दो, तब भी काम हो जाएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम एक डाटा देते हैं। हाँ जी, खुद कर रहे हैं, मैं कराऊँ, क्या चीज़ कॉस्ट टू सेल में डालनी है और क्या नहीं डालनी है। करो करो, खुद से करो। आप एक नंबर लिखते जाओ आगे, यस और नो करते जाओ, फिर मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। शाबाश, बढ़ जाएं आगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जी, ये कह रहा है जी क्या इन चीज़ों को कॉस्ट टू सेल में लेना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट टू सेल कब, कौन सी वाली कॉस्ट टू सेल, अभी वाली या वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करते हुए डिस्पोजल वाली, दोनों की बात हो रही है। रिडंडेंसी चार्जेस फॉर एक्सपेल्ड एम्प्लॉइज, नो सर। रीट्रेनिंग चार्जेस फॉर रिटेन्ड एम्प्लॉइज, रीलोकेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ब्रोकरेज इंक्रीमेंटल टू ओन एम्प्लॉय, ब्रोकरेज इंक्रीमेंटल टू एक्सटर्नल पार्टीज। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ब्रोकरेज नॉन इंक्रीमेंटल टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय आया, उसने कहा मैं नदीम हूँ, हमने कहा हाँ ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉय है, चल तू भी लग जा। उसने पूरे दिन काम किया, उसने कहा सर पैसे इसके, हमने कहा तनख्वाह किस चीज़ के लिए, हरामखोर हैं। तो इसका मतलब है सर हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे नहीं की, तो ये यहाँ आ गया। फिर मार्केटिंग इमेज रेस्टोरेशन कॉस्ट, नहीं सर। लीगल चार्जेस, यस सर। लीगल वेटिंग किसको कहते हैं, VETTING, वेटिंग किसको कहते हैं, रीड करने को कहते हैं, वेरीफाई करने को कहते हैं, चेक करने को। लीगल डॉक्यूमेंटेशन तुमने किसी लॉयर को चेक करवाने के लिए दे दी, ये ज़रूरी खर्चा होता है। तो
लीगल सर्विस चार्जेस, अच्छा इसका क्या मतलब है? उसने कहा जी मैं आपको लीगल चार्जेस, ये डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करके दे दूंगा और कोई कोर्ट वोट जाना होगा तो भी मैं आपके साथ चला जाऊंगा। तो बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ये खर्चे क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर लीगल चार्जेस के नाम पे कोई भी चीज़ आ जाए, आपने क्या करना है? ज़रूरी कंसिडर करना। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यस सर। फिर इनकम टैक्स एंड गेन ऑन डिस्पोजल, अच्छा सर रीऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, मट्टी पाओ यार। रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? मशीन्स को हमने शफल किया, जगह चेंज कर दी उसकी। फिर इनकम टैक्स भी नहीं। सीवीटी, यस सर। अच्छा फिर वो कह रहे जी इंटरेस्ट एम्बेडेड इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है देर से पैसे देने को। अगर देर से पैसे देने, 12 महीनों के बियॉन्ड पैसे देने, तो फिर नहीं लेना। ऐसा पक्का? ये बात भेजे में बैठ गई। अच्छा आओ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी कर लिया तो हम एक स्टेप आगे निकल जाएं। कोई सवाल किसी का, कोई पंचायत? पॉइंट नंबर 7 है, आपका एक एम्प्लॉई है, आपको मार्केट में मिल गया, आप मशीन बेच रहे थे, उसने कहा सर मैं हेल्प कर दूं, मैंने कहा कर दूं। उसने मशीन बेचने में हेल्प की, उसने एंड में कहा पैसे, मैंने कहा तनख्वाह किस चीज़ के लेते हो? उसने कहा सर काम करने की। तो मैंने कहा ये क्या था? उसने कहा काम। हमने कहा दफ़ा हो जाओ, कोई एडिशनल पैसे नहीं मिलेंगे। आपने एम्प्लॉय को जो एडिशनल पैसे देने वो आपने करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 एक्सप्लेन कर दें। यार अभी तो मैंने इतना लंबा चौड़ा इसके ऊपर पेमेंट बताया कि अगर कोई आपने कॉस्ट टू सेल पे करना है 12 महीनों के बाद, तो आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसमें से इंटरेस्ट हटा देना है। प्रेजेंट वैल्यू लेने से इंटरेस्ट क्या हो जाता है? हट जाता है। ये मैंने इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी है यार, ये रही, ये रही, ये रही, इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी है, बाकायदा जूते पहनाए तुम लोगों को। अभी एग्जाम्पल दी है मैंने कि अगर आपने 12 महीनों से बियॉन्ड पेमेंट करनी, सर यहाँ तो नहीं लिखा 12 महीने हो। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ही देर से पैसे देने को कहते हैं, ऐसा। अच्छा चलो एक बंदे का तो नेट ऑफ हो गया था ना, बाकियों को तो ये समझा रहा था ना मैं। हाँ जी बढ़े आगे हम। आओ मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। सर कैरिंग अमाउंट 160, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एग्जामिनर आपको बता रहे जी 120। वैल्यू इन यूज़, वो कह रहे जी एसेट चलेगा 3 साल। कितने साल? 3 साल। और वैल्यू इन यूज़ आपको बताइए सिर्फ नेक्स्ट ईयर की, सिर्फ नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर उसने कहा जी हमारी होगी सेल्स। सर सेल्स होगी हमारी 100 रुपये की। सर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ये होगी जी 25 रुपये की। फिर हमारा होगा डेप्रिसिएशन 15 रुपये का। फिर सर हमारे पास 15 रुपये का भी नहीं, हमारा डेप्रिसिएशन होगा 50 रुपये का। और सुनना, फिर उसने कहा भैया हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट यह आएगा जी 5 रुपये। फिर उसने कहा जी हमारे पास इनकम टैक्स यह आएगा जी 2 रुपये। फिर हमारे पास जी पास रिसीवेबल यह आएगा जी 3 रुपये, ठीक है जी। फिर उसने कहा जी हमारे पास मेंटेनेंस एक्सपेंस यह आएगा जी 4 रुपये। अब उसने कहा जी हमारे पास अगले साल का डाटा और उसके अगले साल का डाटा नहीं है। आप अज्यूम कर लें कि कैश फ्लोज विल रिड्यूस बाय 15% पर एनम। हर अगले साल में कैश फ्लो कितना रिड्यूस होगा? 15%, ठीक है जी। और एंड पे आके आप एसेट को बेचोगे, डिस्पोजल एट द एंड, आपको मिलेंगे सर 10 रुपये। कितने मिलेंगे? डिस्काउंट रेट है 10% का। आप मुझे ज़रा इम्पेयरमेंट टेस्ट करके दें, आपके पास 2 मिनट है, शाबाश। मुझे बताएं, आपको मैंने कहा था 5 साल का डाटा होगा, उससे आगे आपको एक्सट्रापोलेशन करनी है। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, 1 साल का डाटा दे दिया और आपको क्या कहा कि आगे के 2 साल के लिए क्या कर दो, अज्यूम करो कि कैश फ्लोस कम होंगे, कितने से? 15% से। निकालो ज़रा वैल्यू न्यूज़ और सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ देखो, इसको मैं करवा देता हूँ ना, इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं यहाँ देख लो, बोर्ड पे देख लो। देखो आपने सबसे पहले लिया कैरिंग अमाउंट, आपने कहा जी मेरा कैरिंग अमाउंट है 160 का,
और अगर रिकवरेबल अमाउंट मुझे पता चल जाए तो मैं इम्पेयरमेंट निकाल लूँगा। रिकवरेबल अमाउंट दो चीज़ों को देख के निकाला जाता है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो गिवन है कितने की, 120 की, और वैल्यू इन यूज़ गिवन नहीं है, निकालनी है आपने। बोर्ड में देखना, वैल्यू इन यूज़ के लिए आपको उससे डाटा दिया हुआ है कि कितने साल ये एसेट चलेगा, 3 साल। बोर्ड में देखना, पहले साल क्या सेल्स हमारे लिए वैल्यू इन यूज़ के लिए रेलेवेंट कैश फ्लो है? हाँ है। प्रोडक्शन कॉस्ट है कितने की? फिर डेप्रिसिएशन नहीं है, फिर इंटरेस्ट नहीं है, फिर टैक्स नहीं है, फिर पास रिसीवेबल नहीं है, फिर मेंटेनेंस है, हाँ है। कितना? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पहले साल का कैश फ्लो कितना है? अकल के अंदर इसी को ग्रो करना है, सारे कैश फ्लो उसको ग्रो करने नहीं बैठ जाना। अब बताओ, वो कह रहा है जी अगले साल ये कैश फ्लो 15% कम हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ 15% कम हो जाती है तो वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अब एक नशेड़िया उठेगा, चरसी उठेगा, वो कहेगा पूरे सवाल में कहीं 85 नहीं है, ये कहाँ से ले आया आप? भाई अगर एक चीज़ 15% कम हो रही है तो वो कितनी रह जाती है? 85 रह जाती है। अब बताओ ये कितना आ रहा है? 60 पॉइंट, अच्छा हम इसको 60 कर देते हैं, मट्टी पाओ राउंडिंग ऑफ की वजह से। अब अगले साल वो कह रहा है 15% और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, कितना? 85% आ जाएगा, कितना? 51। ऐसा तो अब हमारे कैश फ्लो होगा 71, 60 और 51। अब इसमें हमने ऐड करनी है क्या चीज़? डिस्पोजल वैल्यू कितने की जी? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तीनों कैश फ्लोज कितने होंगे? 71, 60, 61। ऐसा बहुत सारे लोगों ने डिस्पोजल का कैश फ्लो नहीं लिया होगा। ये जिस अटेम्प्ट में सवाल है ना, उसमें भी कॉमन मिस्टेक यही थी। अब बताओ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरहॉलिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस? ये बता रहा हूँ, मुझे बताओ सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से? 10% है। अब तीनों की मुझे मिला के प्रेजेंट वैल्यू बता दो। 161 कर लेते हैं, ऐसा। अब बताओ अगर वैल्यू इन यूज 161 है तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट भी कितना हो गया? और मेरे पास क्या आ गया? ऐसा है पक्का? कितने लोगों ने ये खुद से सॉल्व कर लिया था? कोई टेंशन नहीं, घर जाके इसको देख के आना, कल हम इसी तरह पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अच्छा एक 2 मिनट की डिस्कशन सुन लो, फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ। एक बात बताएं, एक मशीन है जो 26,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। गौर तो सुनो, एक मशीन है जो कितने यूनिट प्रोड्यूस करती है? 26,000 रोटियां बनाती है साल में। हमारे पास रोटी बनाने की मशीन ख़राब हो गई, टूट गई है, अब ये बनाती है सिर्फ 20,000 रोटियां। ठीक है जी, अगर मैं इस पर खर्चा करूं, सही कर दूं उसको, और ये दोबारा 26,000 बनाने लग जाए तो ये रिपेयर एक्सपेंस हो जाएगा। फिर किसी ने कहा अगर आप चाहते हैं कि 26,000 बनाती रहे तो फिर इसमें थोड़ी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग किया करें, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी। फिर किसी ने कहा कि आप चाहते हैं कि 40,000 रोटियां बनाएं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं। तो उसने कहा सर फिर इसमें एक नई मोटर लगेगी। ये क्या जी? ये ओवरहॉलिंग है। हमने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए ओवरहॉलिंग को, लेकिन मेंटेनेंस और रिपेयर जरूर लेना है, ऐसा? ठीक है जी, डन हो गया मेरे बच्चों? हाँ, सबको अलग अलग बढ़ाना लंबी हो जाएगी ना। 100 को अलग बढ़ाओ, 25 को अलग बढ़ाओ, 4 को अलग बढ़ाओ, तो इससे क्या बेहतर है? नेट कर दो, नेट को बढ़ा दो। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसी एग्जाम्पल को दोबारा एक दफ़ा देखेंगे और इससे आगे देखेंगे चीज़ें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।